इसमें प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले a इज इक्वल टू 0 लेके चलते हैं और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h बनेगा और 0 माइनस h के लिए कंडीशन होती है हमारे पास, ये दोनों कंडीशंस बनेंगी। लिमिट h टेंस टू 0 पर 0 माइनस h बनता है और यहाँ पे जब माइनस h के लिए चेक करेंगे तो दो पार्ट्स बन सकते हैं, आइदर h जो है वो रेशनल हो और h जो है वो इरेशनल हो। अगर h रेशनल है तो इसकी वैल्यू माइनस h के इक्वल हो जाएगी और h इरेशनल है तो इसकी वैल्यू प्लस h के इक्वल हो जाएगी। कब? जब 0 माइनस h रेशनल और 0 माइनस h जो है वो इरेशनल है। यहाँ रेशनल का मतलब हमारे पास प्रिमेय संख्या और इरेशनल का मतलब अप्रिमेय संख्या है। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो h की वैल्यू 0 पुट करने पर दोनों ही कंडीशन में 0 ही बनेगा। अगर 0 बनेगा तो इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आएगा? 0, चाहे वो रेशनल हो चाहे इरेशनल हो। h की जगह 0 पुट करने पर ऑलवेज एक 0 वैल्यू आएगी जो कि हमारे पास एक फिक्स वैल्यू को डिफाइन कर रही है। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट में लिमिट h टेंस टू 0 पर f ऑफ 0 प्लस h आएगा। 0 प्लस h में दो कंडीशंस बनेंगी, एक तो बन जाएगा प्लस h यदि h 0 प्लस h जो है वो परिमेय है और माइनस h यदि 0 प्लस h जो है वो अप्रिमेय है। इसमें भी अगर h की जगह 0 रखते हैं तो ये भी 0 आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है, इसका मतलब a इज इक्वल टू 0 पर fx लिमिट x टेंस टू a fx एग्जिस्ट करता है और जिसकी वैल्यू कितनी है? 0 है। एक और पार्ट का है a इक्वल्स टू 0 पर ये एग्जिस्ट करती है, अन्यथा नहीं करती। ये भी हमें प्रूफ करना है। अब सेकंड केस ये लेके चलेंगे कि a जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। अगर a 0 के इक्वल नहीं है तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, रेशनल और इरेशनल। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जब लिमिट LHL निकालेंगे तो LHL पार्ट बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h और a माइनस h में ये दो कंडीशन को डिफाइन करेगा। लिमिट h टेंस टू 0 पर एक तो a माइनस h जो है वो प्लस का और एक माइनस का a प्लस h बन जाएगा। ये तो बनेगा जब a माइनस h जो है वो परिमेय है और ये कंडीशन बनेगी जब a माइनस h जो है वो अप्रिमेय है। अब इसमें अगर 0 पुट कर दें h की जगह तो दो वैल्यू आ रही है, एक तो a और एक माइनस a आ रही है जब a माइनस h परिमेय हो और ये वैल्यू आ रही है जब a माइनस h क्या हो? अप्रिमेय हो। दो वैल्यू आ रही है, एक फिक्स वैल्यू नहीं आ रही। और एक फिक्स वैल्यू नहीं आती है तो उस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हम कहेंगे कि एट x इज इक्वल टू a नॉट इक्वल्स टू 0 पर सीमा का अस्तित्व नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 6 था ये। वो महत्तम पूर्णांक फलन को ही परिभाषित कर रहे हैं। इसमें ये जो मान दे रखा है वो महत्तम पूर्णांक फलन को ही परिभाषित कर रहा है। अगर k-1 से लेकर k तक कोई भी पूर्णांक लेके चलेंगे, कोई भी वैल्यू लेके चलेंगे, कोई रियल नंबर लेके चलते हैं जहां k एक पूर्णांक को व्यक्त कर रहा है, तो उस स्थिति में इसका जो आंसर आना है वो k-1 आना है। महत्तम पूर्णांक फलन क्या था? जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो भी कुछ यही परिभाषित करता है। उसको हम इस रूप में लिखते थे, इसका जो मान आता था वो कोई भी एक पूर्णांक k प्राप्त होगा यदि x का मान k से बड़ा या बराबर और k प्लस 1 से छोटा हो तब तक। उसी कंडीशन को उसने थोड़ा सा रिवर्स करके लिखा है और कोई नया पार्ट नहीं लिखा। यानी जो महत्तम पूर्णांक फलन था उसको परिभाषित करके सवाल दिया है और कोई नया पार्ट नहीं है इसमें। अगर इसको हम हल करेंगे तो देखिए fx का मान 0 आएगा। कब? जब x का मान जो है वो 0 और 1 के बीच में होगा। 1 आएगा
कब? जब 1 का और 2 के बीच में मान आएगा। 2 आएगा जब 2 और 3 के बीच में होगा, यानी छोटा पूर्णांक आ रहा है, इसके बीच में 2 और 3 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी? 2.1, 2.2, 2.01, 2.02, ये सभी मान आएंगे। इन सभी मानों के लिए मान कितना आ रहा है? 2 ही आ रहा है। और यहां पे जब हम हल करेंगे तो देखिए LHL जब निकालेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 पर f ऑफ k माइनस h बनेगा। ये जो f ऑफ k माइनस 0 दे चेक करने को कह रहा है, इसका मतलब LHL है। और f ऑफ k प्लस 0 अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसका मतलब होगा RHL है। और राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट में इतना ही अंतर आता है कि यहाँ पे f ऑफ k माइनस h है तो यहाँ पे f ऑफ k प्लस h लिखा जाएगा। अगर इसको हल करेंगे तो इसका मान k माइनस 1 आएगा। महत्तम पूर्णांक फलन में हमने किया था कि अगर a माइनस h हो तो उसको a माइनस 1 लिखते हैं, और अगर a प्लस h हो तो उसको a लिखा जाता है। ये महत्तम पूर्णांक फलन k माइनस h ही बन रहा है। ये सारी परिभाषा जो है वो मैंने इसीलिए बताई है क्योंकि महत्तम पूर्णांक फलन को परिभाषित कर रहा है, और महत्तम पूर्णांक फलन है तो k माइनस h का जब मान आएगा तो k माइनस 1 आएगा, और जब k प्लस h का मान निकालेंगे तो क्या दोनों बराबर हैं? तो इसलिए f ऑफ k माइनस 0 और f ऑफ k बराबर नहीं है, जो उसमें सिद्ध करना था। k प्लस 0 बराबर नहीं है। तो हमारे पास एक चर का फलन f(x) के बारे में हमने अभी किया था, जिसके अंदर एक ऐसा फलन जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल x का उपयोग किया गया हो, एक चर का फलन कहलाता है। यहां दो चरों के फलन की बात कर रहे हैं तो एक कोई भी ऐसा फंक्शन जिसमें 2 वेरिएबल्स हो हमारे पास x और y वेरिएबल जो है वो 3 डायमेंशन में हो सकते हैं। हम 3D के अंदर बात कर सकते हैं इसके अंदर। तो अगर कोई भी फलन z जो है जिसको z से व्यक्त करेंगे, x और y का फंक्शन हो, x और y का कोई भी पावर का फंक्शन बन सकता है। यहाँ पे आइदर ये भी बन सकता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2xy, किसी भी प्रकार का एक फंक्शन जिसमें 2 वेरिएबल x और y दिए गए हों उसे हम 2 वेरिएबल फंक्शन कहते हैं। इस 2 वेरिएबल फंक्शन में भी हमारे पास लिमिट डिफाइंड होती है। हम यहाँ पे भी किसी पॉइंट पर लिमिट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कोई भी फंक्शन कुछ इस फॉर्म में दिया हुआ हो कि x, y टेंस टू a, b पर fx, y, तो ये 2 वेरिएबल्स में लिमिट्स कहलाएगी। इसके अंदर x की जगह a और y की जगह पर हम b सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर f ऑफ x, y की वैल्यू डिफाइंड होती है, यानी अनडिटरमाइंड वैल्यू 0/0, 0 की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की पावर 0, 1 की पावर इनफाइनाइट, ये कंडीशंस नहीं बनती हैं तो इसकी लिमिट आ जाएगी डायरेक्ट। और अगर बनती हैं तो उस केस में उसके लिमिट्स निकालने के लिए फर्दर जो मेथड्स हैं वो अप्लाई करते हैं। इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन क्या है हमारे पास? कोई भी हमारे पास लिमिट है उसके लिए हमने 1 वेरिएबल के लिए एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन की थी, उसी तरह से 2 वेरिएबल के लिए भी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन रहेगी। इसके अंदर हमारे पास क्या कंडीशन है कि अगर मॉडुलस ऑफ x माइनस ए स्मॉलर देन डेल्टा, ये कंडीशन, और मॉडुलस ऑफ y माइनस बी स्मॉलर देन डेल्टा के लिए अगर f ऑफ x, y माइनस एल, एक कोई भी वैल्यू है, यहां पे लिमिट की वैल्यू आ रही है, हम जब भी प्रूफ करते हैं तभी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का यूज करते हैं, कैलकुलेट करने के लिए कभी नहीं करते। तो यहां पे प्रूफ करने के लिए f ऑफ x, y माइनस एल की वैल्यू निकालेंगे। अगर ये एप्सिलॉन से स्मॉलर आता है तो दी गई फंक्शन की जो लिमिट है वो a, b पर एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज a, b पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। इन दोनों को कंबाइंड करके ये भी लिखा जा सकता है डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज लेस देन डेल्टा। इन 2 पॉइंट्स के बीच में जो दूरी है उसको डेल्टा से स्मॉलर की कंडीशन भी कुछ क्वेश्चंस में लिख दी जाती है। फॉर एग्जांपल इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि x माइनस ए स्क्वेयर प्लस वाई माइनस बी स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट अगर डेल्टा से स्मॉलर हो, उसके लिए
एफ ऑफ एक्स कोमा वाई माइनस एल स्मॉलर देन हो हमारे पास एप्सिलॉन से, तो हमारे पास लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें इसी कंडीशन को जब सॉल्व करते हैं तो ये बन जाती है, क्योंकि हमें पता है जो इन दोनों के स्क्वायर्स के सम का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये जो वैल्यू x माइनस ए है वो हमेशा इसे स्मॉलर ही रहेगी, y माइनस बी अकेले निकालें तो भी वो स्मॉलर रहेगी इससे। अगर छोटी रहेगी तो इस x माइनस ए को भी डेल्टा से स्मॉलर और y माइनस बी को भी डेल्टा से स्मॉलर लिखा जा सकता है, और इसी से ये कंडीशन वापस भी कन्वर्ट की जा सकती है, ये अलग कंडीशन नहीं है। तो जब भी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में प्रूफ करेंगे तो यही कंडीशन लेके चलेंगे, और इसके अंदर हम ये लिखेंगे अगर ये एग्जिस्ट करती है तो लिमिट x कोमा वाई टेंड्स टू a कोमा b पर एफ एक्स कोमा वाई की जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल होगी, L के इक्वल मानी जाएगी, अगर एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन प्रूफ होती है तो। लेकिन अगर हमें चेक करना हो कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, तो यहाँ पे हम LHL RHL वाला मेथड नहीं लगा सकते। वो LHL RHL वाला सिर्फ वन वेरिएबल वाले क्वेश्चंस में तो अप्लाई हो सकता है, लेकिन टू वेरिएबल वाले क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की कंडीशन अप्लाई नहीं हो सकती। उसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये लिमिट दे दी हमें x कोमा वाई टेंस टू a कोमा b एफ ऑफ एक्स वाई, हम सबसे पहले y की वैल्यूज पुट करके देखा करेंगे इसमें, किसकी फॉर्म में, m की फॉर्म में। आइदर हम y की जगह mx रख दिया करेंगे, अगर yx जो है वो a की ओर मूव कर रहा है तो y जो होगा यानी b जो होगी वो किसकी ओर मूव करेगी, हमारे पास m इंटू a की ओर। उससे हम कंडीशन एक रिलेशन बनाएंगे, किसमें, y और x में रिलेशन हम अपनी तरफ से सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसमें वैल्यू पुट करेंगे हम वहां पे y का संबंध x के साथ प्रतिस्थापन करेंगे, और सिर्फ लिमिट जो है वो x की रखते हुए, जैसे x टेंड्स टू a रखते हुए हम x कोमा mx के फॉर्म में इक्वेशन को चेंज कर लेंगे। अब x कोमा mx की फॉर्म में जैसे मैंने इक्वेशन को चेंज कर लिया, अगर यहां से x की वैल्यू पुट करने के बाद m भी हट जाता है और एक डेफिनेट वैल्यू आ जाती है 2, 4, 1/2, 5/6, 0 कुछ निश्चित मान आ जाता है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और उस लिमिट का मान आ जाएगा। और अगर m पर डिपेंड करता है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर m बच जाता है, उसमें m कैंसिल नहीं होता है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी हमारे पास। यहां पे एक ही वैल्यू नहीं पुट करनी, पहले ये पुट करके देखेंगे, फिर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम एक्स भी पुट करना पड़ सकता है, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम वाई भी पुट करना पड़ सकता है। वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा क्या वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। अब वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद m पर अगर बचता है m लिमिट पुट करने के बाद, तो वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अगर m नहीं बचता, m कैंसिल हो जाता है, 0 आ जाता है, या 1 आ जाता है, या 2 आ जाता है, कोई फिक्स वैल्यू आ जाती है, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है टू वेरिएबल में, और उसकी लिमिट की जो भी वैल्यू आ रही है वही वैल्यू रहेगी। इसमें अलग अलग जैसे पाथ है, ये हम एक तरह से y बराबर mx एक रेखा की समीकरण है, एक रेखा का पाथ है, वाई स्क्वायर बराबर mx एक प्रवलय है, प्रवलय की आकृति को परिभाषित कर रहा है। हम डिफरेंट पाथ पर फंक्शन की वैल्यू चेक कर रहे हैं, अगर डिफरेंट पाथ पर फंक्शन की वैल्यू सेम आती है तो भी हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर डिफरेंट पाथ पर हमारे पास वैल्यू सेम नहीं आती हैं तो भी हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, अलग अलग वैल्यूज आए तो। ठीक है, हमें एक तो ये चेक करना है कि इसमें लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, और अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी वो भी हम चेक करेंगे। वैसे तो इसने कहा हुआ है कि सीमा का अस्तित्व नहीं है, ये जांच कीजिए, लेकिन सीमा का अस्तित्व है या नहीं है हम जांच करेंगे, हम उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। एक आधा क्वेश्चन इसमें ऐसा भी है जिसमें सीमा का अस्तित्व है लेकिन इसने कह रखा है सीमा का अस्तित्व नहीं है, जो गलत है। ठीक है, तो हम इसमें जांच करने के लिए मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब भी जांच करनी होगी हम एक न्यू पाथ लेके चलेंगे, नया रास्ता लेके चलेंगे। इसमें y का मान x के पदों में लेके चलेंगे। वो कुछ इस प्रकार से लेंगे जो इस लिमिट के अंदर जो पॉइंट आ रहा है उस पॉइंट को सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे इसमें 0,0 है तो हम अगर y बराबर mx ले लेते हैं तो इसको सेटिस्फाई करेगा, x का मान 0 रखने पर y का मान 0 आ रहा है, इस पॉइंट को सेटिस्फाई करना कंपलसरी है ये। अब हम
y बराबर एम एक्स इसमें प्रतिस्थापन करेंगे, लिमिट जो है वो चेंज हो जाएगी x टेंस टू 0, क्योंकि एक ही लिमिट हो जाएगी दोनों ही कंडीशंस में। यहां y की जगह पर एम एक्स रख दिया जाएगा, अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर पुट हो जाएगा। एक्स स्क्वेयर कॉमन आके कैंसिल हो रहा है, यहां से एक्स स्क्वेयर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एम स्क्वेयर बचेगा, ये कैंसिल। जो आंसर आया, क्योंकि x बचा ही नहीं, लिमिट जब पुट करेंगे तो हमारे पास m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वेयर बच रहा है। अगर m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वेयर बच रहा है तो m का जो मान है वो m पर निर्भर कर रहा है ये मान, और अगर m पर निर्भर करता हो तो हम कहते हैं कि इट डिपेंड ऑन m, hence limit does not exist। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अगर m पर डिपेंड नहीं करता, इसका मान आ जाता 0, 1, 2, 3 कुछ भी, m हट जाता हमारे पास, तो हम क्या करते, दूसरी कंडीशन एक और पाथ लेके चलते, दूसरे पाथ पर भी चेक करते। दूसरे पाथ पर भी अगर इसकी वैल्यू 0, 1, 2 कुछ फिक्स आ जाती तो हम कहते कि लिमिट एग्जिस्ट करती है और उसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, दो पाथ कम से कम एटलीस्ट 2 पाथ हमें लेके चलने पड़ेंगे, एक पाथ से हम डायरेक्ट डिफाइन नहीं कर सकते। एक पाथ पर हो सकता है कि वैल्यू आ रही हो, अनदर पाथ पर चेक करेंगे उस पर वैल्यू और उस पर वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही। अगर सेम आती तो हम कहते कि ओके है, सेम नहीं आती तो ओके नहीं। इसके अंदर देखिए, जब इसमें कोई भी एक इक्वेशन मान के चलेंगे और जिस पर पाथ पर हम इसको डिफाइन करेंगे, हम इसमें वाई स्क्वायर की जगह पर एम एक्स ले लेते हैं। अगर वाई स्क्वायर की जगह एम एक्स रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है, एक्स का मान 0 रखने पर वाई का मान 0 आ रहा है। इस पॉइंट को सेटिस्फाई करना जरूरी है, वो पाथ जो भी लेके चल रहे हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x टेंस टू हमारे पास कंडीशन बन जाएगी 0, यहां वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2x इंटू एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 पर 2x स्क्वेयर एम अपॉन एक्स स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस एम स्क्वेयर बचेगा, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू और कुछ बचते ही नहीं, 2m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वेयर, जो m पर डिपेंड कर रही है, m पर निर्भर करती है। अगर m पर निर्भर करती है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसमें जो y बराबर है वो mx ले सकते थे, लेकिन अगर हम y बराबर mx लेके चलते तो नीचे एक्स स्क्वेयर ही कॉमन आता, और एक्स स्क्वेयर कॉमन आता तो जब हम x की जगह 0 पुट करते तो ये 0 बन रहा था, एक फिक्स वैल्यू आ रही थी। अगर मैं इसमें y की जगह पर mx को परिभाषित करके चलता तो लिमिट x टेंस टू 0 पर 2m स्क्वेयर एक्स क्यूब बनता और अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस m की घात 4 x की घात 4 आता। हम सिर्फ एक्स स्क्वेयर को कॉमन ले सकते थे इस केस में, और ये बन जाता 2m स्क्वेयर एक्स क्यूब बटे एक्स स्क्वेयर कॉमन लेने के बाद 1 प्लस एम की घात 4, ये कट जाता। अब x की जगह 0 रखने पर 0 आ रहा था, उसके लिए उस पाथ के लिए ये लिमिट एग्जिस्ट करती थी। लेकिन मैं बार बार यही कह रहा हूं कि एक पाथ के लिए एग्जिस्ट करती हो तो दूसरा पाथ लेके चलना पड़ेगा। हमें ये सोचना पड़ेगा कि 2 या 3 पाथ पर क्या वैल्यू सेम आती है या नहीं आती। अगर सेम आती है तो उसको छोड़ेंगे हम, यानी वो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और अगर सेम नहीं आती है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो एक पाथ पर तो ये आ जाता, लेकिन दूसरा पाथ फिर चेक करना ही पड़ता हमें। तो पहले ही अगर हम डायरेक्ट पता चल जाए तो वो दूसरे पाथ को लेके चल लीजिए, नहीं पता चल रहा तो फिर 2-3 पाथ पुट करके देखने पड़ेंगे हमें।